अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन यानी कि हरकत। और लास्ट टाइम हम लोग हरकत के हवाले से जो बात कर रहे थे वो बेसिकली फ़िज़िक्स की एक ब्रांच काइनेमेटिक्स से रेलिवेंट थी। और मैंने आपको बताया था कि लफ्ज़ काइनेमेटिक्स या कीनेमेटिक्स ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड काइनेसिस से ड्राइव किया गया है, जिसका खुद मतलब ही होता है कि हरकत। तो कल हम लोगों ने हरकत से रेलिवेंट जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं उनके हवाले से बात की थी। यानी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, हम लोगों ने वेलोसिटी को डिस्कस किया था, एक्सीलरेशन को डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन टाइम के साथ किस तरह रिलेट होते हैं, ये चीज़ें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और वेलोसिटी के टाइप्स को भी हमने तफसील से डिस्कस किया था। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की हरकत को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपके जहन में बुनियादी तौर पर जो फिज़िकल पैरामीटर्स होने चाहिए उनमें से पहला पैरामीटर क्या था? डिस्प्लेसमेंट, दूसरा था वेलोसिटी और तीसरा था एक्सीलरेशन। किसी भी जिस्म की हरकत को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 3 फंडामेंटल अप्रोच के ज़रिए। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स असरअंदाज हो रही होती है जब भी वो अपनी पोजीशन चेंज करने का बाइस बन रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप चलते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर कोई पत्ता दरख्त की टहनी से टूटकर नीचे की तरफ गिरता है तो डेफिनेटली वो भी हरकत में है। अब अगर वो हरकत कर रहा है तो किसी फोर्स के ज़ेर असर वो हरकत कर रहा होगा। अगर हमारी यूनिवर्स में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ हैं, ये तमाम के तमाम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो ये सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। डेफिनेटली ये हरकत किसी न किसी फोर्स के ज़ेर असर हो रही होगी। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं और फिर वो स्पिन मोशन भी कर रहे हैं तो ये हरकत भी किसी न किसी फोर्स के ज़ेर असर हो रही होगी। एक गाड़ी एक जगह से चलते हुए दूसरी जगह पहुंच जाती है, उसके अंदर इंजन मौजूद है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म होगा जो फोर्स को जनरेट करने का सबब बन रहा होगा और फिर उस फोर्स की वजह से आप गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हुए देख रहे होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आम जिंदगी में चाहे खुद हरकत करें या किसी ऑब्जेक्ट को हरकत करते हुए देखें तो वहाँ पर हरकत करने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसके साथ रिलेट की जाती है वो क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या होता है आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर फोर्स की मुख्तलिफ नेचर्स क्या होती हैं उसको हम लॉज की सूरत में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फोर्स से क्या मुराद होती है? देखिए, ये जो फोर्स है ये बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट होता है। फोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स यानी कि कुव्वत, ये बेसिकली क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। कैसा एक्सटर्नल एजेंट है? ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी मूविंग बॉडी को या तो रोक देता है या फिर रोकने की कोशिश करता है, और इसी तरीके से किसी रेस्टिंग बॉडी को यानी रुके हुए बॉडी को या तो मूव करवा देता है या मूव करने की कोशिश करता है। यानी कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो किसी भी जिस्म की हालत को बदल दे या बदलने की एटलीस्ट कोशिश करे तो उस एक्सटर्नल एजेंट को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स। जितनी भी चीज़ों पे हरकत आप पुश करवा कर रहे होते हैं तो जो पुश या पुल करने का एजेंट होता है वो बेसिकली क्या बन जाता है? आपकी फोर्स। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को, जिसका मास m होगा, अगर मैं इस बॉडी को मूव करवाना चाहता हूँ यानी इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ किसी इनिशियल पॉइंट से किसी दूसरे फाइनल पॉइंट तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पुश करना पड़ेगा। तो पुश करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट में अप्लाई करूँगा वो एक्सटर्नल एजेंट क्या बन जाएगा? फोर्स। यहाँ पर फोर्स एक ऐसा एजेंट है जिसने इस बॉडी के अंदर हरकत पैदा कर दी। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर हरकत पैदा हो। मिसाल के तौर पर आप दीवार पर फोर्स अप्लाई करें तो क्या दीवार को हरकत में ला सकते हैं? नहीं ला सकते। आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए हम दोनों तरह से डिफाइन करते हैं
कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो या तो किसी जिस्म में हरकत प्रोड्यूस कर देता है या एटलीस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो किसी मूविंग बॉडी को या तो रोक देता है या रोकने की कोशिश कर सकता है। अब इसकी मिसाल हम कैसे ले सकते हैं? एक बॉल आ रही है, क्रिकेट का मैच हो रहा है और एक बॉल आ रही है एक फील्डर की तरफ, तो फील्डर ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया, उस बॉल को रोक दिया। यहां पर फोर्स एक ऐसा एजेंट बन गया जो मूविंग बॉल को रेस्ट की पोजीशन में लाने का सबब बना। तो यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर एक ट्रक सामने से हरकत करता हुआ आ रहा है और मैं बीच सड़क पर खड़ा हो जाता हूं और ट्रक को अपने हाथों से रोकता हूं, तो क्या ट्रक रुक जाएगा? नहीं, मैं रोकने की कोशिश कर सकता हूं बट रोक नहीं सकता। तो यहां पर फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट हो गया जो किसी मूविंग बॉडी को या तो रेस्ट में ले आता है या रेस्ट में लाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स बेसिकली किसी जिस्म की हालत को तब्दील करने की कोशिश करती है, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में लाने की कोशिश करती है। अब अगर हम किसी जगह पर हरकत प्रोड्यूस करना चाहें या मूविंग बॉडी की हरकत को ख़त्म करना चाहें तो डेफिनेटली इस हवाले से फोर्स की मुख्तलिफ नेचर्स हमारे सामने आती हैं, जिनको लॉज की सूरत में सर आइजक न्यूटन ने पेश किया था। और न्यूटन के लॉज आप छोटी क्लास में पढ़कर आए हैं। 3 तरह के कवानीन सर आइजक न्यूटन ने पेश किए थे। न्यूटन के जो 3 कवानीन हैं उनमें से पहला कानून फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये बेसिकली फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। यानी जब किसी बॉडी पर फोर्स असरअंदाज हो रही होती है तो उसकी कैफियत क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वह बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर के बारे में बता रहा है। इसी तरीके से जब हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो सेकंड लॉ हमें फोर्स की जिस नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है वो है क्वांटिटेटिव नेचर, यानी फोर्स की मिकदार के लिहाज से न्यूटन के दूसरे कानून से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और इसी तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ अगर हम देखें तो वहां पर हमें ये पता चलता है कि फोर्स की इफेक्टिव नेचर क्या होती है। इफेक्टिव नेचर यानी जब आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसका असर क्या होता है, यानी इफेक्ट क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन के तीनों लॉज में हमें फोर्स की 3 अलग अलग नेचर्स मिल रही होती हैं। पहले वाले लॉ में हमें क्वालिटेटिव नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दूसरे वाले लॉ में हमें क्वांटिटेटिव नेचर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है और तीसरे वाले लॉ में हमें इफेक्टिव नेचर के हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इन अलग अलग नेचर्स को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लॉ को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये है, स्टेटमेंट वही बताऊंगा जो आप छोटी क्लास से पढ़कर आए ताकि हमें समझने में आसानी हो। न्यूटन का पहला कानून ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। इसी तरह अगर कोई बॉडी हरकत की हालत में है तो उस वक्त तक हरकत करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे। यानी न्यूटन के पहले कानून के 2 हिस्से हम बना सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो उस वक्त तक रेस्ट में रहेगा, यानी अपनी हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट यानी फोर्स असरअंदाज ना हो। यह पहला हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत की हालत में है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी, यानी अपनी हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करेगी जब तक एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। पहले मैं लॉ को यहां पर लिख देता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट continues to remain at rest or moves with
कांस्टेंट velocity along a straight path until it is acted upon by an external force। ये न्यूटन का वही लॉ, वही स्टेटमेंट मैंने लिखी है जो आप लोग छोटी क्लास में स्टडी करके आए हैं कि कोई भी जिस्म, हर कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, मुसलसल उसकी कोशिश होगी कि रेस्ट की हालत में रहे, या फिर अगर वो मूव कर रहा था तो उसकी कोशिश होगी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ यानी सीधे रास्ते पर हरकत करता रहे उस वक्त तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अमल ना करे। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि एक चेयर जहाँ पर आप मौजूद हैं, जिस कमरे में, वहाँ पर एक चेयर मौजूद है। अब वो चेयर रेस्ट की हालत में है। अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज नहीं होती तो डेफिनेटली वो रेस्ट की हालत में ही रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि उस चेयर को कमरे के एक हिस्से से हटाकर किसी दूसरे हिस्से पर आप रख दें तो डेफिनेटली आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, और इस बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि उस एक्सटर्नल फोर्स ने चेयर की स्टेट को उस वक्त तक तब्दील किया जब तक फोर्स लगती रही। मतलब जब तक आप फोर्स लगाते रहें वो रेस्ट की हालत में रहने वाली चेयर हरकत करती रही, और जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया अगेन वो रेस्ट की हालत में आ गई। तो कोई भी चीज़ जो रेस्ट की हालत में है वो उस वक्त तक रेस्ट में रहती है जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो मूविंग बॉडी मूविंग हालत में ही रहने की कोशिश करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स असरअंदाज ना हो। इसको समझने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि हम सब एक ग्राउंड में चले जाते हैं और हम सब के पास एक एक बॉल है, और हम लोग करते क्या हैं, हम लोग उस बॉल को थ्रो कर देते हैं। जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल हमारे हाथों से निकलकर हरकत की हालत में आ जाती है, और फिर क्या होता है कि बॉल हरकत करती रहती है। लेकिन क्या बॉल मुसलसल हरकत करती रहती है? हरगिज़ ऐसा नहीं होता। बॉल डेफिनेटली जब हम थ्रो किया था हमने तो बॉल एयर में थी, और एयर में जाने के बाद हरकत में थी। जब वो ज़मीन की तरफ आएगी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और जब वो ज़मीन से टकराएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी असरअंदाज होगी। उस फ्रिक्शनल फोर्स और फिर एयर प्रेशर और ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से वो बॉल रुक जाती है। लेकिन अगर हम ये फंडामेंटल फोर्सेस ख़त्म कर दें, यानी कि एयर प्रेशर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और फ्रिक्शन, तो हम कह सकते हैं कि बॉल हरकत की हालत में ही रहेगी क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही। और जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स ने अमल किया तो वो बॉल हरकत से कौन सी वाली हालत में आ गई? रेस्ट में आ गई। थोड़ी देर के बाद बॉल रुक जाती है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की क्वालिटी क्या है? फोर्स की क्वालिटी ये हुई कि फोर्स किसी बॉडी की हालत को, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मूविंग स्टेट हो, रेस्ट से हरकत में लाने की कोशिश कर रही है और हरकत करने वाली बॉडी को रोकने की कोशिश कर रही है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा काम करे, यानी कि स्टेट को तब्दील करने की कोशिश करे और बॉडी अपनी स्टेट को तब्दील ना होने दे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूटन के पहले कानून को बॉडी की एक इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आप छोटी क्लास से पढ़कर आए थे वो क्लियर हुआ होगा। आगे भी हम इन डिटेल इसको कनेक्ट करते हुए डिस्कस करते रहेंगे। मैंने आपको जो चंद एक दो एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनके अलावा दीगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम्पल्स को अप्लाई करें, मतलब क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स को अप्लाई करें और ये समझें कि न्यूटन के पहले कानून से हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को स्टडी करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे न्यूटन के कवानीन को और पहले लॉ को इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएट करेंगे। थैंक यू।